अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनकी दाद रसी की हम ख्वाहिशमंद होते हैं, तलबगार होते हैं, तड़पते हैं, हम गिड़ागड़ाते हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप हमारी तारीफ़ कर दे, वो अब दोबारा एक नई तारीफ़ की शक्ल में जो बार बार वो टीज़ कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी आपको प्लेटफॉर्म पर हमने कई बार बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जब हमें कुछ थोड़ी बहुत कुछ हासिल है ना, कोई तारीफ़ वगैरह, ये अर्जी है, कुछ देर की है, क्योंकि असल में हिंदुस्तान की चूड़ी टाइट की जा रही है कि भाई तुम किधर को सक रहे हो, तुम किधर रूस का तेल खरीद रहे हो जबकि हमने उसको सैंक्शन किया हुआ है, तुम किधर जाके चीन से पींगे लड़ा रहे हो जबकि हमने तुम्हें हुक्म दिया है कि क्वाड अलायंस के तहत तुम चीन की कंटेनमेंट पे काम करो। तो जो हिंदुस्तान अपना किरदार नहीं अदा कर रहा, जो ख़ास तौर पे वॉर ऑन टेरर के ज़माने में बिल्ड अप किया गया है और ओबामा के ज़माने में स्पेशली आपको नज़र आया कि गुजरात के कारोबारियों के हाथ जो हैं वो खोल दिए गए हैं। कुल हदबिन यन सलून याजूज माजूज के लश्कर तमाम खुल गए हैं कि गुजरात से इंपोर्ट कर करके ऑस्ट्रेलिया में कोयले का कान खुलवा दो इनको, आईटी का पूरा सेक्टर दे दो इनको, सारों को H1B वीज़े दिलवा दो, नौकरियां दिलवा दो अमेरिका के अंदर आईटी वर्कर कम पड़ गए, सीईओ कम पड़ गए। ये सारा एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत किया गया, लेकिन हिंदुस्तान फेल्ड टू डिलीवर। और हमेशा की तरह खित्ते के अंदर जो डिलीवरी देता है मुल्क पाकिस्तान, उसके पास अमेरिका कभी ना कभी मंडलाते घूमते आ ही जाता है अपने अपने पुराने लव के पास। तो वो जो मई के अंदर हमने उनको शिकस्त दी और उनके जहाज़ों को हमने ज़मीन बोस कर दिया और बिल्कुल एक एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी, बार बार डोनाल्ड ट्रंप उसी को टीज़ करता है, उसी के मज़े लेता है। अब दोबारा ट्रंप साहब, जिनकी मैंने जिक्र किया कि हम उनकी खुशामदी, उनकी मोहब्बत में लगे हुए हैं, जो अक्यूज़ड बल्कि अब अलेज्ड बल्कि अब प्रूवन इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रर, सुपर स्पाई, चाइल्ड मोलेस्टर, ह्यूमन ट्रैफिकर, ऑल अराउंड सेक्स डिविएंट, मे बी मजिशन, मे बी कैनिबल, जेफरी एप्स्टीन साहब के बेस्ट फ्रेंड, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना और हिंदुस्तान, इनकी लड़ाई अज़ली है और ये अज़ली लड़ाई मेरे मुंह में खाक, शायद न्यूक्लियर जंग बनने वाली थी, बल्कि यकीनी तौर पे न्यूक्लियर जंग बनने वाली थी अगर मैं अकेला डोनाल्ड ट्रंप ना खड़ा होता। ओ छोटे ला दियांगा, मत्थे रंग दियांगा। वो डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है, जो अंदाज़ बयान होता है उसका, वो लूप में बात करता है और बार बार रिपीट करता है बात को और बार बार मज़ा लेता है और हमेशा फैक्ट्स को एम्बेलिश भी करता है और कभी कभी हाफ ट्रूथ्स और हाफ लाइज को मिक्स कर करके वो सेल्समैन है, बेसिकली वो सेल्समैन है और उसको सेलमैनरी आती है, उसको अपना माल बेचना आता है। वो चाहे अमरीकी अस्करी माल हो, ये जो इक्विपमेंट्स वगैरह होती हैं, चाहे वो अमेरिकन हेजेमनी और डोमिनेंस हो कि ग्रीनलैंड मेरा, वो वेनेजुएला का सदर चुक के ले आओ मेरे को। और वो एक्चुअली एक कैरेक्टर प्ले करता है, लार्जर देन लाइफ गैट्सबी टाइप का, ग्रेट गैट्सबी टाइप का कैरेक्टर, जो कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही लॉन्च किया हुआ है कि वो अब उस पुराने बुसीदे लिबरल ऑर्डर को समेटना चाहते हैं और जो एक्चुअल अमेरिकन एम्पायर है उसको खुला नंगा उरियां तलवार की तरह सामने लहराना चाहते हैं आपके कि ये देखो, अब हमारे साथ पंगा नहीं करना वरना हम टोटे टोटे कर देंगे। उस ज़मन में उन्होंने कहा कि जहाज़ 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 डिगे सन। तो 10 जहाज़ किसके गिरे, उन्होंने कहा अभी मैं नहीं बताता। यानी वो पूरे मज़े ले रहे हैं और वो कोई भी ड्रोन, कोई भी एरियल डिफेंस सिस्टम, कोई भी जहाज़, कोई रफ़ाइल, क्या जो पाकिस्तान ने गिराया है उसको टीज़ कर रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि इस जहाज़ों का रिपोर्ट कार्ड जो है इसको तब्दील करने में सेकंड नहीं लगेंगे। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि 10 जहाज़ किसके गिरे हैं। वो और बात है कि पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानता है, हिंदुस्तान की सारी मैनेजमेंट जानती है। अभी हिंदुस्तान की आवाम और मीडिया को खबर नहीं हुई, आने वाले दिनों में हो जाएगी इंशाल्लाह। वो जहाज़ तो गिरे इंडिया के हैं, लेकिन वो टीज़ ऐसे करता है कि वो दोनों को टेंटर हुक्स पे रखता है कि चलो पाकिस्तान थोड़े बहुत चेज़े ले ले हिंदुस्तान के, लेकिन दोनों मुल्क हैं टेंटर हुक्स के ऊपर। किसी एक को थपकी अभी नहीं मिली है ऑफिशियल लेवल पे, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी कैचअप प्ले कर रहा है। कभी कहता है इनको नोबेल प्राइज़ दे दें, कभी कहता है शर्म शेख में कि आप अंता या मलिक, अंता या सईदी, आप मेरे आका, आप हुक्म करें, आपने तो 8 जंगें रुकवा दी, आप तो वो हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रेंड ऑफ अल मशहूर जेफरी एप्स्टीन, बेस्ट फ्रेंड ऑफ अल मशहूर जेफरी एप्स्टीन। तो ये एक पूरा एक समा, एक माहौल है और इसके अंदर हमारी मीडिया के अंदर एक एक्साइटमेंट है, वो कांप रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमारा, उसने हमारे जहाज़ों को एक्नॉलेज कर दिया। आपकी महारत, आपकी एयरफोर्स के कारनामे, अल्लाह की नुसरत, वो देखने के लिए मंजर आम पे सब के लिए थे।
डोनाल्ड ट्रंप की स्टैंप ऑफ अप्रूवल के लिए मत तरसें, मत तड़पें। आने वाले दिनों में यही डोनाल्ड ट्रंप ऐसा तमाचा मारेगा पाकिस्तान को, मेरे मुंह में खा खुदा ना खास्ता, कि फिर आपके वो चारों तबक रोशन हो जाएंगे। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। ये वही ट्रंप है जिसकी हिंदुस्तान में मूर्तियां बन रही थी। जी, ये वही ट्रंप है जिसको इलॉन मस्क के साथ खड़ा करके किसी देवी देवता से कम नहीं बनाया था आरएसएस के और बीजेपी के हिंदुत्व ने। और आज वही हिंदुत्व और यही वो ट्रंप है जिसको आज वो थू थू कर रहे हैं और लान तान कर रहे हैं और कहते हैं कि ये राक्षस है, ये शैतान है, ये बहुत बड़ा स्पॉइलर है, ये पाकिस्तान का टट्टू है, ये फलान है, ये टींग है। तो डिप्लोमेसी मैं नहीं जानता जी, मैं सादा आदमी हूँ, हम सिर्फ ये यूट्यूब प्रोग्राम करते हैं। तो अगर ये एड हॉक पॉलिसी ही है तो इसको एड हॉक पॉलिसी की तरह ही ट्रीट किया जाए। और अगर ये एड हॉक पॉलिसी के तहत ही हम शर्म शेख और उसके बाद सब्सिक्वेंटली सो कॉल्ड गाज़ा पीस बोर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इसको एड हॉक ही ट्रीट किया जाए। कहा जाए हमारी मजबूरी है, कहा जाए कि हम फैसिलिटेटर हैं, हम फलाने हैं, हम टींग हैं। ये मत कहा जाए कि हम अमन करने वाले हैं, हम अमन कायम करने वाले हैं, हम तो फ़िलिस्तीनी लोगों के दर्द में वहाँ निकल आए हैं। नहीं, ये अपनी साख बचाने के लिए हम निकल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी हमें पीस मील, हड्डी बोटी, छिछड़ा कभी कभी ऐसे फेंक देता है हमारे खत्ते के अंदर। नॉट बिकॉज कि हमारा खत्ता अहम नहीं है या पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की ग्लोबल स्टेज पे अहमियत नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की अहमियत कहीं कदरे ज़्यादा है। बहरहाल ये बहुत बड़ी बड़ी देवमालाई बातें लगती हैं। अक्सर हमारी इमाम नाराज़ भी हो जाती है कि छड्डो जी ट्रंप नूं तो सारी ये बढ़िया गल्ला। हम इधर पाकिस्तान की बात करें, जहाँ लोगों के सबसे चहीते प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जेल में। और हकीकत यही है कि हमारी इमाम का ज़्यादातर जो फोकस है और ध्यान है और जज्बात हैं वो उधर ही बंदे में। तो ये इमरान खान साहब के भी बड़े दिनों बाद कोई ख़बर आई है, और वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो है वो एक अडयाला में उनके साथ मीटिंग करने का मौका मिला है। अब ये वही सलमान सफदर हैं जो एक ज़माने में मंजर आम से गायब भी हो गए थे। अब जो मुलाकात हुई है इनकी, उसमें इमरान खान साहब ने कहा मेरी सेहत बेहतर है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कोई और मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगा जब तक कि मेरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं हो जाती। इस मुलाकात की कोई जो ड्यूरेशन थी वो 3-1 घंटे थी, और इसका मकसद ये था कि जो लिविंग कंडीशंस हैं इमरान खान साहब की, कि जिन हालात में वो रह रहे हैं जेल के अंदर, उनकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, उनकी मेडिकल जो है उसकी क्या नौयत है, क्या वो स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स के ऊपर बैठती है कि नहीं बैठती, और वो रिपोर्ट जो है वो SC के अंदर सबमिट की जा रही है। इस ज़मन में जो रिपोर्ट सबमिट की जा रही है वो होपफुली आज सबमिट हो जाएगी, और फिर वो क्योंकि वो पब्लिक एक्सेस का हिस्सा बन जाएगी डॉक्यूमेंट्स का, तो वकला के ज़रिए वो मोस्ट लाइकली है कि आज मंजर आम पे आ जाएगा क्या एग्जैक्टली लिविंग कंडीशंस हैं और कंप्लेंट्स क्या हैं इमरान खान साहब की और PTI की जो जमात की कंप्लेंट्स हैं। वेदर नॉट वो पब्लिक होती हैं या उनके अंदर कोई ऐसी कोई इंकशाफात होते हैं, आई कैन नॉट से, लेकिन जो मुलाकातों का सिलसिला है वो तो मुनक़ते ही है, और उसको बड़ा एक बहुत ही भौंडे तरीके से मैनेज किया जा रहा है स्टेट की तरफ से, कि एक जो मुलाकात आखिरकार करवाई गई है बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो इमरान खान साहब की बेगम है, तो वो आधे घंटे की मीटिंग हुई है। इसके अलावा जो मंगल और जुमेरात को लिस्ट पब्लिकली सबमिट होती है, अलीमा ख़ान हो या कोई पार्टी के वर्कर्स हों या कोई मैनेजमेंट हो, वो मुलाकातें अभी भी जो है वो मुनक़ते हैं, वो जारी नहीं की जा रही, उनको नहीं बहाल किया जा रहा। और उसके मुतल्लिक भी जो तफसील जो है वो लिविंग कंडीशंस की उसी रिपोर्ट के अंदर है कि मीटिंग्स, लिविंग कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस वगैरह। अब ये सीन पे सामने आती है तो पता लगेगा, लेकिन जो अलीमा ख़ान साहबा ख़ुद हैं, उनका पिंडी की तरफ से दोबारा एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट आ चुका है और उनकी पेशी डिमांड कर ली गई है। वही नवंबर के जो प्रोटेस्ट थे उस ज़िमन में उनको बुलाया गया है, और पहले भी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू किए गए हैं। तो एक तरफ जहाँ रिलीफ की कोई सूरत हाल क्रिएट की जाती है या कोई जुडिशल प्रोसेस फंक्शन करने लगता है,
तो फिर दूसरी तरफ से जो है वो फिर दोबारा प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हरासमेंट वाला मामला शुरू हो जाता है। अभी भी बसंत को लेके सारी गुफ्तगू जो है वो घूम घुमा के यहाँ पे है कि अलीमा खान के साहिबजादे ने बसंत क्यों मनाई। मतलब सवाल ये पूछे कि अलीमा खान का पूरा टब्बर और हर पार्टी वर्कर पीटीआई का वो जेल के अंदर क्यों है एक्स्ट्रा जुडिशली या जो सब जुडिशली। तो इस सवाल पे हमारे कोई दानिश्वर और मीडिया पर्सनैलिटीज़ कमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 9 मई हो गया था और उसके बाद नवंबर हो गया था, तो लिहाजा ह्यूमन राइट्स फॉर फिट। वो राना सना साहब ने यहाँ भी आके क्लैरिफाई कर दिया था आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे कि जो इस तरह का कोई काम करेगा वो अपने ह्यूमन राइट्स ही ऑल टुगेदर फॉरफिट कर देगा। बड़ी खुशी हुई जान के कि जिनेवा कन्वेंशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और फिर उसकी जो ट्रांसलेशन होती है लोकलाइज्ड नेशनल लेवल पे ममालिक के अंदर, उसकी यही कुछ हैसियत थी कि रियासत एब्सोलूट है और उसके सामने प्रोटेस्ट या कोई ज़रा वायलेंट आउटबर्स्ट या कोई इस तरह की भी चीज़ की जाएगी तो आप ह्यूमैनिटी से ही अपने हाथ धो बैठेंगे कि जो इज्तिमाई कलेक्टिव स्टैंडर्ड है कानून का, वो आपसे उसका पलड़ा आपसे छीन लिया जाएगा, वो हाथ आपके ऊपर से उठ जाएगा। तो खुशी हुई जान के कि वी आर ऑल सब्जेक्ट्स और हमारे ऊपर कोई बादशाह हैं। कम से कम बादशाह एक होता था या 2 होते थे और नज़र आते थे कि यार ये काउंसिल है हमारा। अब तो एक पूरी एक टेक्नोक्रेसी है, टेक्नोक्रेसी इनकॉर्पोरेटेड है, एक ग्रो है, चंद हज़ार बिजनेसमैन, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स और उनके पब्लिक फेसिंग, मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा गालियाँ खाने वाले बट शायद सबसे मस्कीन और मासूम पॉलिटिशियंस। लीगल रेल में रहते हुए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा का जो केस है, जिसको डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा तने तनहा लड़ रही हैं, एक तरफ तमाम रियासतों की इंटरनेशनल पावर्स की क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान की अदालतें हैं, अमेरिका की अदालतें हैं, सो कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ है, और एक तरफ डॉक्टर फौजिया, उनके चंद साथी क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ जैसे दलेर वकील, एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के चंद हज़ार चंद लाख पाकिस्तानी जितने भी हम दुआ देते हैं, साथ देते हैं उनका इस मामले के अंदर। डॉक्टर आफिया साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए एक प्रोसीडिंग जारी की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कि आप कोताही कर रहे हैं, कमी ला रहे हैं ऐसे मामलात में कि जिनके ज़रिए डिप्लोमेटिकली या लीगल एवेन्यूज़ के थ्रू डॉक्टर आफिया को बरामद कर लिया जाए। डॉक्टर आफिया का केस में दोहरा देता हूँ जल्दी से, अगर आप नावाकिफ़ हैं या उसकी तफसील से नावाकिफ़ हैं। वो अबडक्ट की गई थी आज से 20 से ज़ायद साल पहले। उनके 3 बच्चों में से 2 तीनों इलीगली अबडक्ट किए गए थे और उनसे सेपरेट कर दिए गए थे और आज तक उनकी मुलाकात नहीं हुई अपने बच्चों के साथ। लेकिन उनमें से 2 अल्लाह के फजल से, इसके बावजूद कि अमेरिकन स्टेट ने वो उनको, एक को जेल में अफ़गान में और एक बेटी को उनकी अडॉप्शन के लिए दे देता था, एक अमेरिकन कपल को जिसमें शोहर फ़ौजी था और बीवी जो है वो कॉन्सुलेट वर्क करती थी कोई, और उस बच्चे को उन्होंने ईसाई बना लिया हुआ था और अमेरिकन बना लिया हुआ था और अमेरिका में पाल रहे थे। वो 2 बच्चे तो बरामद हो गए अल्लाह के फजल से, लेकिन तीसरा बच्चा सुलेमान, अपनी माँ की आंखों का तारा, आज तक बरामद ना हो सका। वो कहीं शहीद हो गया रास्ते में, कुछ सारी बात है, वो बेबी था, आई थिंक लेस देन ईयर और 2 था वो, तो वो शहीद हो गया रास्ते में। कहीं वो किसी ब्लैक मार्केट पे एंड अप कर गया, कहीं उसका माल बिक गया, उसका जिस्म, कहीं वो किसी अडॉप्शन में चला गया। और आज ये जेफरी एप्स्टीन वाले सारी दास्तान सुन के तो लगता है कि जो हज़ारों लाखों बच्चे अमेरिकन रियासत और यूएन के अपरेटस के ज़रिए दुनिया से गायब किए जाते हैं, तो वो पता नहीं कहाँ जाते हैं वो बच्चे। अब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर भी होती जा रही है कि अल्लाह माफ़ करे, माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह, कि ये बच्चे कहाँ जाते हैं। तो ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस है, कलेजा बिल्कुल फाड़ देने वाला, खौफ दिलाने वाला कि किस किस्म की लेवल पे आके एक न्यूरो साइंटिस्ट को, एक मेडिकल प्रोफेशनल को ना सिर्फ अमेरिकन रियासत ने उठाया, पाकिस्तानी रियासत की सहमति और मदद के साथ, आइडेंटिफिकेशन के साथ, और फिर पूरी उनकी एक दास्तान थी और कंस्पिरेसी थी कि कैसे उनको कत्ल कर दिया जाए, हमेशा के लिए दबा दिया जाए इनके केस को। लेकिन अल्लाह की भी, इनकी भी एक चाल थी, लोगों की, दुनिया के लोगों की, और एक अल्लाह की भी चाल थी। अल्लाह ने यह चाहा कि वो मुजाहिदा अकेले तने तनहा जेल की सज़ा काटें और वो सारा इज्तिमाई जो वबाल है, गुनाह है, वॉर एंड टेरर की हिमायत का मुसलमान रियासतों का, वो अपने ऊपर लें, अपनी ज़ात के ऊपर, और उनकी कुर्बानी जो है वो एक हमेशा की तरह निशानी बन जाए हम सब के लिए। अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जेल से आएँ ना आएँ, जेल के अंदर गुजर जाएँ, अल्लाह माफ़ करे, हमारी तो ख्वाहिश है कि आएँ, लेकिन वो सिंबल बन गई अब हमेशा के लिए कि उस 20-25 साल के दौर को वो अवाम की साइकी में व्हाट डज़ दैट मीन के रियासतें कैसे सलूक करती होती हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अपील उनकी सुनी और उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दी अपने तजावज़ात, अपने वो तजावज़ात कह रहा हूँ, अपने वो तहफ़्फ़ुज़ात
तो उसके जवाब में अब जो माशाल्लाह से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील दिया गया है, तो हमें पता लगा कि उसका क्या काम था। जो सवाल हम हर वकील से इंटरव्यू कर करके पूछ रहे थे कि सर इसका काम क्या है, तो आज पता लगा इसका काम ये है कि वो रद्द कर दे। और इसमें साइट जो की गई है वो चीज़ वो ये है, वो आप सुन के एक दफ़ा आपकी बातें खिल जाएंगी, क्योंकि मेरी तो हंसी निकल आई थी। वो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ओवरलुक किया। ये सरकार की ये आर्ग्यूमेंट थी जो फेडरल कोर्ट ने सुनी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, और फिर इस पर डिसमिस कर दिया इस मामले को कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, यानी 1961 की ये कन्वेंशन, और वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशनशिप्स जो 1963 की है, और द फोर्स ऑफ द लॉ अंडर द डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट 1972, यानी 2 इंटरनेशनल लॉ के और 1 लोकल उन्होंने प्रेजेंट किया कानून के देखें हम काउंसलर और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बुनियाद पे इस तरह का अमल नहीं ले सकते। हमने ऑफर्स दी थी प्रिजनर एक्सचेंज की और क्लेमेंसी का लेटर, माफ़ी का लेटर लिखा भी था जो बाइडन को, जबकि वो लेट कर दिया था उन्होंने सदारत के एंड में, लेकिन अमेरिका से हमारी कोई डील बन नहीं रही। और स्टेट ने कहा कि हम बाउंड हैं बाय इंटरनेशनल लॉ और ये प्रिविलेज्ड अथॉरिटी के जो एक्ट्स हैं कि हमारी कौंसलर और डिप्लोमेटिक सर्विसेज की बातों को हम रिवील नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सीक्रेट बातें हैं हमारी। तो ये इस बुनियाद पे हम डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी के केस को कानूनी तौर पे नहीं एंटरटेन करवा सकते। बहुत खुशी हुई सुन के, काश ऐसे ही कोई इंटरनेशनल लॉ या कोई लोकल कवानीन की कोई मजमुआ बना के रेमंड डेविस की भी हम मामले को हम ट्राई कर लेते और ट्रीट कर लेते कि जिसने हमारे मुल्क में आके एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिपेंडेंटली CIA के लिए काम कर रहा है, जो टेक्निकली एक कौंसलर या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में भी नहीं आता, वो और बात है चोर दरवाजे से उन्होंने उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिलवाया हुआ था, लेकिन बहरहाल उसने यहाँ के बंदे मारे, हमने केस लड़ा। जब अवाम ने केस लड़ा और स्टेट ने इंटरवीन करके सारे मामले को हैंडल कर लिया, मैनेज हो गया था सारा कुछ। तो डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी के केस में मैनेज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी की ज़ात के अंदर छुपे हैं हमारी रियासत के घिनौने राज के, जो वॉर ऑन टेरर के ज़माने में इधर जो एक खून की होली कह लें उसको आप, जो लाशों का और गोश्त का जो ट्रेड हुआ है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के कहने के ऊपर, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, जो अबडक्शन हुई है इंसानों की इतने बड़े पैमाने के ऊपर, जिसको हम वॉर ऑन टेरर के ज़माने में मिसिंग पर्सनस केसेस कहते हैं। और आपको तो पता ही है मिसिंग पर्सन केस जो हैं वो फुली रिजॉल्व हो चुके हैं। आइंदा स्टेट के बारे में, स्टेट से उनके बारे में सवाल नहीं पूछना, बकौल CM सरफराज बुगटी साहब के। अब ये बातें होती तो बहुत दुखद है, लेकिन हमने मूव ऑन करना होता है और हमने स्ट्रगल करते रहना सारा दिन, हर दिन, टिल द एंड ऑफ आवर लाइव्स, इंसाफ के लिए, इस्लाम के बोलबाले के लिए, इस्लाम की बालादस्ती के लिए, मुसलमानों की बाजियाबी और हुर्रियत वाली ज़िंदगी भरपूर ताकि वो जी सकें। और ये स्ट्रगल कभी रुकती नहीं है, कांस्टेंट होती है। और क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो कांस्टेंट इनपुट डिमांड करती है, बहुत डायनामिक एग्जिस्टेंस है इंसानों की। तो जहाँ डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी का केस भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसी ज़िमन में आज अगर बात करें बड़े एक डोमेस्टिक लेवल पे कि हमारी स्टेट की पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं होती, और अगर कंसिस्टेंट हो भी तो वो अवाम के हक़ में नहीं होती। इसकी एक क्लासिक एग्जांपल क्या है कि अवैस लगारी साहब वो आते हैं हुकूमत के अंदर और वो एक पॉलिसी बनाते हैं जो प्रमोट करती है एक किस्म की एनर्जी डेमोक्रेटाइजेशन, इसको इस तरह से नाम देते हैं कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस कर गई है, बैटरी मेकिंग और सोलर सेल पैनल मेकिंग, तो वो हम लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करते हैं और हर बंदे को अपनी मर्ज़ी से वो कीमत अदा करके सोलर पैनल ले जाए, वो रूफटॉप पे लगा ले, खेत खलियान में लगा ले, पिंड में लगा ले, चाहे वो ट्यूबवेल चलाए, चाहे वो TV चलाए, चाहे वो बत्ती चलाए, AC चलाए, पक्खा चलाए, वो उसका कंसर्न है। और इससे क्या होगा कि हमारी जो बिजली की पॉलिसीज़ हैं, जहाँ डेफिसिट आता है उसमें सप्लीमेंट भी आएगा, आवाम भी एक तरह से बिजली प्रोड्यूस कर रही होगी, हर बंदा छोटा सा एक वो पावर प्रोड्यूसर बन जाएगा। और जो हमारी आवाम जो कि एनर्जी की मारी हुई है, हर वक्त तरसती है बिजली को, पानी को, गैस को, उनके पास एक तरीका कार आ जाएगा कि देखो पे टू प्ले है, प्ले टू विन है, तो तुम अगर खेलना चाहते हो, गेम को जीतना चाहते हो, तो तुम 2 पैसे खर्च करो और ये पैनल लगा लो। बहुत अच्छी पॉलिसी है, बनाई, चलना शुरू हुई पॉलिसी, और 2020-21 में जाकर लोगों को समझ आ गई कि ओए नेट मीटरिंग भी कुछ है। और आपने देखा कि डर के ऐसे बड़े पैमाने के ऊपर हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगे, बड़ी खुशी से लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए 7-7 साल के, और अपनी जेब से, अपनी सेविंग से बड़ा ख़र्चा करके, छोटा बड़ा हर लेवल पे लोगों ने सोलर पैनल लगाया। ये प्रोसेस तो शुरू हो गया, लेकिन स्टेट को ये बाद में एहसास होना था कि जनाब नहीं, अभी वही अवैस लगारी साहब आगे कह रहे हैं कि नहीं, ये नुकसान हो रहा है, हम क्यों, ये अनफेयर है कि हम डिमिनिश्ड रेट्स पे आपसे फुल रेट से बिजली ख़रीदें और आपको आपका बेनिफिट दे दें, IPPs का ख़र्चा कौन देगा। और
उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब वो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे ले आएंगे पाकिस्तान को। और उन्होंने कहा देखो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 85% लोग जो हैं जिन्होंने ये करवाया था मामला, वो तो फुल बेनिफिट लेंगे 2030-31 तक, क्योंकि उनका 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। एक तो ये हकीकत नहीं है, लोग 20-20 30-30 साल की इन्वेस्टमेंट समझ के इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते थे इसके अंदर कि ये मेरी लाइफ की, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ की सोलर पैनल की 15-20 साल होती है गालबन, तो ये मेरी लाइफ की एक तरह से इन्वेस्टमेंट है कि अब मैंने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, या मोटरसाइकिल ले ली, या घर ख़रीद लिया, या फ्लैट ले लिया, या किराए पे मैं रहता हूँ, जो मर्जी, और अब मैं अपने बच्चों के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ। ये उसी तरह इस तरह गाड़ी है या मकान है, ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये बच्चों का जेवर है, ये कोई चंद हज़ार रुपये में आने वाली चीज़ नहीं है, ये लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। तो ये लोगों की अपर मिडिल अपर क्लास हर बंदे के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। तो 7 साल में चले, पेमेंट तो उनका खर्चा तो निकल जाएगा सोलर पैनलों का, लेकिन फिर उनका मकसद भी रिडंडेंट हो जाएगा, वो सॉर्ट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, उनका पॉइंट नहीं रहेगा। तो ये एक्चुअल पॉलिसी का मकसद ये है कि जो आइंदा लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, आइंदा जो ये लग लेंगे, उनको नेट बिलिंग के हिसाब से 11 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उनका लिया जाएगा मामला, और उनको फिर स्लैब्स में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट डिसइंसेंटिवाइज करना चाहती है अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी आज से 7-8 साल पहले, कि जब मैंने कहा था सोलर पैनल ले लो, अब मैं कह रहा हूँ मत लो। उसे लगता ये है कि सोलर पैनल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और अब वो रोकना चाह रही है, क्योंकि आईपीपी का डेफिसिट का मामला आ गया। आईपीपी क्या बला है? ये वही बला है कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, तो उनको अट्रैक्टिव डील्स बना के दो कि हम डॉलरों के अंदर तुम्हारे जो बिजली ना बनाने के कैपेसिटी चार्जेस हैं वो भी हम देंगे और डॉलरों की शक्ल में देंगे। ये पैसा किन का है? ये कौन से फॉरेन इन्वेस्टर हैं? जब थोड़ी सी आप खुरेदते हैं सरफेस से, तो आपको पता लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर खुद हमारी स्टेट ही है। वही बड़े ब्यूरोक्रेट, वही बड़े फौजी, वही बड़े सियासतदान, वही बड़े ख़ानदान और बिजनेसमैन, उन्हीं के ही आईपीपी हैं जिनको वो एक तरफ से इंसेंटिवाइज करते हैं, दूसरी तरफ से उनका खर्चा टैक्स पेयर से उठाते हैं। तो जो डिफरेंस है, जो मार्जिन आ रहा था, फ़र्क आ रहा था, वो आईपीपी को हम ही पे करेंगी, अवाम ही पे करेंगी, ये फैसला हुआ है। ऑपोजिशन ने और सेनेट में कुछ सियासतदानों ने शोर मचाया कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये फ़लान है, ये टींग है, लेकिन उनका शोर सुना गया, उनकी रेजोल्यूशन को मुस्तरद किया गया और फैसला किया गया कि नहीं, हम इस पॉलिसी को परसू करेंगे। तो ये खौफ 2-3 लेवल्स पे है। डोमेस्टिक लेवल पे तो ये है कि जो कॉन्स्टेंटली हम बोरोइंग करते हैं डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली, वो हम करते हैं हमारी इलीट को सर्विस करने के लिए, और आईपीपी उसका एक बड़ा चंक है। तो आईएमएफ की तरफ से यकीनन कोई ना कोई फरमान आया होगा कि जनाब इस पासे देखो ज़रा की कर रहे हो तुसी। दूसरी तरफ ये है डोमेस्टिकली के सारे जब लाडले अपने जो आईपीपी चला रहे हैं खुद ही हैं, जब रियासत स्टेट वाले, तो ऐसा करो कि यार इनका जो नुकसान हो रहा है उसका घाटा जो है वो हम की सिर के ऊपर डालो। और तीसरा जो थोड़ा ऑब्सक्योर है, ऑब्ट्यूस है, बट मेरा शक ये है, मेरी राय ये है कि मगरब के अंदर एक खौफ है चाइनीज़ बैटरीज़ और टेक्नोलॉजीज़ के राइज़ का। ये अब जो चाइनीज़ कंपनी BYD जैसी पाकिस्तान के अंदर आके बैटरी प्लांट लगाने को आ रही हैं, कल को यहाँ पे कार असेंबली प्लांट लगा रही हैं, जबकि उनका असेंबली प्लांट चाइना के अंदर और उनकी बैटरी मेकिंग फैक्ट्रियाँ लास वेगास शहर से बड़ी हैं जो चाइना के अंदर है, वो दुनिया की जो, और इसका एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल भी मैंने पढ़ा एक मगरबी रसाले में, उसका नाम भूल रहा है, बट आर्टिकल का नाम था वेपनाइजिंग द पीरियोडिक टेबल, और वो चाइना को हिट करने के लिए उन्होंने आर्टिकल बनाया हुआ था कि इसने पीरियोडिक टेबल पे जो ऑब्सक्योर एलिमेंट्स हैं ना, छोटे मोटे सीजियम और ये और लिथियम और वो, इसको भी वेपनाइज कर लिया। हम जो कि सोने, गोल्ड, ऑयल, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, इन्होंने छोटे छोटे एलिमेंट्स ढूंढ के जो कि फंडामेंटल हैं इसकी बैटरी और इसकी चिप मेकिंग प्रोसेस में, या गाड़ी की सेल बैटरी के अंदर, या कहीं और छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज़ की इंडस्ट्री सेटअप करके, और उसमें टोटल वर्टिकल इंटीग्रेशन हासिल करके, टॉप टू बॉटम चाइना उसको डोमिनेट करके, उसने स्ट्रेंगल होल्ड, चोक होल्ड क्रिएट कर दिया एशिया, अफ्रीका और यूरोप की मार्केट के ऊपर। तो अमेरिका अब थर थर कांपता है कि यार ये देखो, इससे मेरी जान छुड़ाओ। तो जहाँ जहाँ उसका दाव लगता है, जहाँ जहाँ जिन गरीब मुल्कों को IMF या वर्ल्ड बैंक के शिकंजे में बंद किया हुआ है, उनको कहता है पहले तो ये बंद करो। हकीकत ये है लॉन्ग टर्म में बंद नहीं होनी। लॉन्ग टर्म में हम सब चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेंगे। ये मोबाइल, मेरी स्क्रीन टूटी है, दफ्तर में सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ यार, स्क्रीन बदलवाऊँगा तो 20-25 हज़ार रुपये होंगे, लाख रुपया 1.5 लाख पूरा खर्च कर लूँगा तो मोबाइल आ जाएगा। कौन सा मोबाइल आएगा? ये कोरियन सैमसंग दोबारा नहीं आएगा, अमेरिका का एप्पल का आईफोन नहीं आएगा, चाइना के वीवो, ओप्पो, शाओमी, ये ब्रांड आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी जो स्केल अचीव कर चुके हैं, उनकी सारे फैक्टर्स परफेक्ट हुए हैं इस वक्त, लेबर की कंडीशंस, ये तनख्वाहें, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह, और वो प्राइम्ड है। ये मोबाइल भी आएंगे, ये गाड़ियाँ भी आएंगी, ये बैटरी के प्लांट भी आएंगे, UPS के अंदर भी डलेंगे, जनरेटरों में भी डलेंगे, गाड़ियों में डलेंगे, घरों की छतों पर सोलर लगेंगे। अब नहीं रुक सकता वो समंदर, वो रेला, वो सैलाब।
होगा क्या कि 2 4 5 साल के लिए जब ये पॉलिसी परसू होगी, अवाम गालियाँ देगी, अवाम बददुआएं देगी। और किस मजबूरी के तहत ये किया जा रहा है? वो ये मजबूरी है कि हमने असल जो शेयर होल्डर हैं हमारे इस क्लेप्टोक्रेसी के या एलीट रन मुल्क के, वो शेयर होल्डर्स आईपीपी के मालिक हैं। तो मेरी और आपकी बिजली अब उनको चुभ रही है। मैंने भी यही अपने घर पे हमारी इस मोहब्बत में आके सोलर लगाया था, हमारे घर वालों ने सबने मिल के। यकीनन आप सुनने वालों में से भी कई हज़ारों ने ये काम किया होगा, लेकिन स्टेट को इससे कोई गर्ज नहीं। आपकी 7 साल की डील है, बहुत अच्छी बात है। किसी की 28 में, किसी की 27 में, किसी की 29 में, किसी की 26 में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप जाने और आपके सोलर पैनल जाने। बाकी ये है कि सोलर पैनलों की एक बड़ी अनफॉर्चुनेट फेल सेफ फ्लॉ है कि वो जब उनकी लाइफस्टाइल ख़त्म होती है तो उनको रिसाइकल करने की कॉस्ट नए बनाने से ज़्यादा है। तो एंड पे जो भी इनकी 10 20 साल की लाइफ साइकिल है, जिसके दौरान आपको नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे कर देंगे, एंड पे बेच के स्क्रैप के तौर पे मरूंडे खा लीजिएगा, मेरी तरफ से कोई पापड़ शापड़ खा लीजिएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू उसके बाद ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट इनको दफन करना और इनको हैंडल करना भी बहुत बड़ा एक क्राइसिस होता है। तो अवैस लगारी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा एक और रिक्वेस्ट देता हूँ। आप ही ने पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत ये एक्सप्लोजन हुआ, फिर आप ही के दोस्तों और अजीज़ों ने कंपनियां बनाई, फ्रंट कंपनियां, कि जिन्होंने सोलर पैनल इंपोर्ट किए और फिर बेचे कई कई नामों से। अनाड़ी लोग आके सोलर पैनल डिप्लॉय कर रहे होते थे घरों में, इतनी मोटी मोटी कमीशनें मिलती थी, याद है? इतनी मोटी मोटी। हर दोस्त हमारा प्रॉपर्टी की दुनिया में, वो यार छाड़े प्रॉपर्टी का काम, तू कितने वो फैला फुला प्लाट बेचता पे, वो सोलर का काम करी के 40% 50% कमीशन पे। ये हकीकत है मार्केट की भाई। और अनाड़ी आ रहे हैं। कभी ज़िंदगी में मैं वो बेसिक वो लाइट बल्ब स्विच वाला सर्किट वाला एक्सपेरिमेंट नहीं होता था फिजिक्स में, मैट्रिक में, वो नहीं किया हुआ। वो आके जनाब सोलर पैनल डिप्लॉय करवा रहे हैं, स्टैंड बन रहे हैं, लोहार इंगेज हैं जी, लोहे का स्टैंड बनाओ जी। जी तुसी बेगम साहबा तुसी हफ्ते वारी एक बारी ना तुसी गीली टाकी फेर देनी है, नहीं तो जो एक सैल जो ना वो मट्टी वाला हो जाए ना, तो फिर पूरा सैल नहीं चलता बैटरी का। मतलब पूरी पूरी फिल्में चल रही हैं। फोर्स मजोर, पाकिस्तान में लोगों को फोर्स मजोर का लफ्ज़ सिखाया गया कि देखो अगर एक्ट ऑफ गॉड हो जाए तो फिर देखो हमारी इंश्योरेंस सिर्फ बाकी नहीं, यानी कि ना ही समझिए, कोई इंश्योरेंस नहीं है। इतने बेचे आप ही के दोस्तों ने, कमाए ढेर पैसे, सबके घरों में लग गई। अब आपने कहा कि नहीं, सोलर पैनल फॉर मी बट नॉट फॉर दी, बिजली फॉर मी बट नॉट फॉर दी, टैक्स रिबेट फॉर मी बट नॉट फॉर दी, सब्सिडी फॉर मी यानी आईपीपी बट नॉट फॉर दी। और फिर अब ये फैसला कर दिया, इसमें एक नई पॉलिसी तैयार कर लें। 5 6 साल बाद मत लाइएगा, अभी ले आएँ कि जब ये ख़राब होएंगे, लाखों के पैमाने पे ये डंप्स में जाएंगे, और इनकी बैटरियां अगर लीक कर जाएं पानी के अंदर लिथियम की, इनकी तो जो बैटरियाँ होती हैं तो वो जाके ग्राउंड वाटर को पॉइजन करती हैं। तो इनके ट्रीटमेंट प्लांट का भी ठेका किसी के लिए मुतय्यन कर दें। बड़ा महंगा काम है, अभी से नहीं सोचेंगे तो कल जाके फिर क्राइसिस आएगा। यूएन वाले आए होंगे यहाँ पे वो मीटर लेके और वो ग्राउंड सॉइल टेस्टिंग करने, कि पता लगा कि हैवी मेटल है पानी के अंदर। और मलिक साहब के घर जो है वो बड़ी बेटी को कैंसर निकल आया, रोज़ नहांदी सी। ठीक है ना? तो ये सोच लीजिएगा, शुगल मेला है पाकिस्तान, एंजॉय करें धूमधाम से। आपने बसंत मनाई है, उम्मीद करें आप खैरियत से होंगे और आपने एंजॉय किया होगा बसंत को। मेरी एक और भी मशवरा स्टेट से, हर वीकेंड को आप बसंत रखा करें, गर्मी सर्दी ईद शबरात जो मर्जी, इनको मसरूफ़ रखें ज़रा हमारे लोगों को, वरना कहीं वो सोलर पैनल की तरफ झांक के देखने लगे वो एक ही हो गए साढ़े नाल। अस्सलाम वालेकुम।